हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम पे, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो पहले तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। इधर लिंक दे दिया, 14,000 कर्मचारी वहाँ पे जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सर्विस रूल वगैरह किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। रूल वगैरह की कॉपी, पीडीएफ वगैरह, वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करवाता हूँ। कोई पूछता बता भी देता हूँ वैसे। तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैंने टेलीग्राम पे कॉल करवाया था भाई, अगले अब मैं टॉपिक किसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो ज्यादातर जो वोट आए थे वो आए थे जी अवकाश नियम यानी कि लीव रूल 2016, उसके ऊपर जी वीडियो बनाओ। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इस पे, एक एक अध्याय लेके चलेंगे, डेली वीडियो आएगी इसकी। तो अगर आप कर्मचारी हो तो इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। और इससे पहले मैं जनरल रूल कंप्लीट करवा चुका हूँ और एक्स ग्रेशिया पॉलिसी करवा चुका हूँ, और भी वैसे रूल काफी करवा दिए, कंडक्ट रूल वगैरह है। अब मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवाता चल रहा हूँ। ठीक है, जनरल रूल नहीं देखे तो आई बटन में आपको, इधर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अलग अलग प्ले लिस्ट का देख सकते हो आप। देखो, अब अगर बात करें हम इसकी अवकाश नियम, एक तो इसमें 4 दिसंबर 2017 तक के संशोधन शामिल किए गए हैं, रूल 2016 में बने थे। अब इसमें शुरू कर देते हैं चैप्टर 1 से। देखो, ये इसका इंडेक्स है। इसमें टोटल जो चैप्टर है ना वो है आपके 15, और उसके बाद फिर कुछ अनुबंध है, तो वो तो बाद में देखेंगे अनुबंध। तो बाकी मैं एक एक चैप्टर मतलब आपको बिल्कुल एक एक रूल करवाऊंगा आपको कंप्लीट। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 और 2 छोटे छोटे हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं जाननी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार होता है कि जी जैसे डिपेंडेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिपेंडेंट है किसको मानेंगे, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, वो अलग मिलेगी। इसमें सिर्फ अवकाश से रिलेटेड परिभाषाएं मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में ये चीजें मिलेंगी आपको, देख लो, ये 8 टॉपिक है अध्याय 1 में। टॉपिक नहीं कह सकता मैं इनको, इनको रूल कहोगे आप। ठीक है, इसमें परिभाषाएं हैं, इनके अलग अलग रूल मिलेंगे आपको। तो ये चलो इसके ऊपर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो ये अपना पहला चैप्टर, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा प्रारंभिक में रूल नंबर 1, संक्षिप्त नाम, यानी कि बस ये लिखा है भाई, ये अवकाश नियम 2016 कहे जा सकते हैं और 19 जुलाई 2016 से लागू समझे जाएंगे। लागूकरण की सीमा यानी कि कहां तक ये इनकी मतलब लागू कहां पे है ये। तो सबसे पहली बात तो ये कि सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, सभी सरकारी कर्मचारी लागू होंगे, किंतु निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। किन पे? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं या आईआरएस है, आईएफएस है, क्योंकि उनके लिए केंद्र सरकार नियम बनाती है तो उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। दूसरा, जो सीमित अवधि के लिए यानी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से डेपुटेशन पर हरियाणा में आकर नौकरी कर रहा है, डेपुटेशन पे अदर स्टेट गवर्नमेंट से आया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हो या किसी और तरीके से आया हो, उनके ऊपर यह लागू नहीं होगी। इसके अलावा आपके एचसीएस जो लगते हैं हरियाणा में, जो एचसीएस अधिकारी है वो भी इस रूल के अंदर है। और यानी कि आईएएस से नीचे जो चीजें हैं, आईएएस और आईपीएस से, वो सब इसमें काउंट किए जाएंगे, उनके ऊपर ये रूल लागू है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो। बस इसमें बताया हुआ कैसे क्या बना था, और कुछ बताया हुआ हरियाणा विधानसभा के सचिवीय अमले पर भी लागू होंगे अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद। तो इतनी बड़े लेवल पर हमें देखना नहीं कुछ। अब आ जाओ, यहाँ पे बताया गया है कि भाई क्या किसने इसके ऊपर एग्री कर दिया। इन नियमों से असंगत विशेष उपबंध यदि कोई हो, अगर कोई इससे रिलेटेड है तो ये भी अपने काम की चीज नहीं है, इसका छोड़ो। अब रूल नंबर 4 कहता है अवकाश के दावे का विनियमन। देखो, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे यार ये क्या होता है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, तो उन वर्ड का मैं भी आपको मतलब पढ़ने के बाद मैं भी उसका इंग्लिश में मतलब और हिंदी में मतलब बताता रहूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि रेगुलेट करना उस चीज को कि सरकारी कर्मचारी अवकाश है वो भाई समय समय पर जो है ना रेगुलेट होता रहेगा। निर्वाचन संशोधन में छूट करने की शक्ति किसके पास है वो बता दिया कि किसके पास होगी। ठीक है, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, वित्त विभाग जो करेगा वो होगा, लेकिन होगा कैसे? जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके डिपार्टमेंट का उसके थ्रू जाएगा कोई परिवर्तन अगर होना है तो। दूसरा, जहां पर वित्त विभाग की संतुष्टि हो गई है, सरकारी कर्मचारी ऐसे सरकारी कर्मचारी, मतलब कुल मिला के बात यह, जो वित्त विभाग फाइनल डिसीजन ले लेगा वो सबके ऊपर लागू रहेगा। इन चीजों में सर्विस रूल के मैटर में वित्त विभाग का डिसीजन माना जाता है। कोई भी छुट्टी आपको लेनी है, पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सब जाती है वहां पे आपकी, जो बड़ी होती है, सीएलपीएल नहीं वैसे। अब है जी अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होती है। तो यहाँ पे लिखा है भाई कि भाई जो है ना कुछ अपनी शक्तियों के अनुसार करेंगे। कैसे? प्रशासनिक विभाग का पूर्ण अनुमोदन उन मामलों में प्राप्त किया जाएगा जहां पर अवकाश की स्वीकृति लंबी छुट्टी के संयोजन में या उसके बिना यदि कोई है,
यानी कि लंबी छुट्टी अगर आपकी बढ़ती है तो भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका हेडक्वार्टर है, वहां पे उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। विभाग कार्यालय अध्यक्ष अपने लेवल पर, कुछ आगे बताऊंगा भी कौन कितने दिन की छुट्टी अप्रूव कर सकता है, लेकिन लंबी छुट्टी का बता दिया इन्होंने। जहां पे ऐसा कुछ हो कि सरकार का खर्च ज्यादा लगता हो, कोई पद का सृजन करना हो, या भाई कोई बड़े अधिकारी है उनका प्रतिस्थानी मतलब उनका एक्सचेंज पद का वो करना हो, उस चीज में जो प्रशासनिक विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी अनुमति ली जाएगी। विदेश सेवा या डेपुटेशन पर कोई सरकारी कर्मचारी का अवकाश है, अगर कोई विदेश सेवा में गए या डेपुटेशन पे है, तो वो सरकारी कर्मचारी जब अवकाश लेगा तो उसका जो मूल विभाग है, मतलब जहां से वो बंदा आया था, हो सकता है कोई बंदा एग्रीकल्चर का डेपुटेशन पे जाके किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, तो उसकी जो अवकाश है वो उसका जो मूल विभाग था, पहले जो विभाग एक्चुअल है, उसी का कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। तीसरा है अवकाश स्वीकृत करने के लिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है ना वो इसके ऊपर रहेगी। उसके मुख्यालय पर या उसके पर अधीन राजपत्रित अधिकारियों के नियमों का, यानी कि जो बंदा कंपिटेंट अथॉरिटी है, अगर वो चाहे तो राजपत्रित अधिकारी जो आपका गजेटेड ऑफिसर होता है, उसको ये शक्ति प्रदान कर सकता है, एक तरीके से अपने उसमें बना सकता है। आपने देखा होगा कई बार, आप इंटर आइडिया पे चेक करना कि चेकर ऑफिस नेम तो आता है आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है उसका नाम, लेकिन चेकर जो होता है वो कोई या तो कई बार अकाउंटेंट इनको बना देते हैं, सुपरिटेंडेंट वगैरह को, कहीं कहीं पे अकाउंटेंट को बनाया हुआ है चेकर के लिए, तो वो चीज होती है। कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ग्रुप, इसका रोल नंबर 7 क्या करता है? कार्यालय अध्यक्ष मतलब जहां पे आप ड्यूटी कर रहे हो उसका जो अध्यक्ष है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मान लो स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लर्क है, तो उसका कार्यालय अध्यक्ष कौन होगा पता है? उसका कार्यालय अध्यक्ष होगा प्रिंसिपल। ये होता है जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हो उसका हेड कौन है? वो है कार्यालय का अध्यक्ष। तो ये डेफिनेशन उसके लिए क्या है? एक सप्ताह से अगर अधिक की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी की अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में कार्यालय विभागाध्यक्ष को रिपोर्ट भेजेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी से रिपोर्ट पसंद, मतलब क्या है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक सप्ताह से ज्यादा अनअधिकृत अनुपस्थिति यानी कि बिना अनुमति के, बिना बताए अब्सेंट रहता है, तो जो कार्यालय अध्यक्ष है रूल नंबर 7 के अनुसार अपने विभाग अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजेगा। विभाग अध्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल, वो अलग अलग चीजें होती है कि प्रमोटेड है तो डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट आईएएस है तो डायरेक्टर जनरल होता है डीजी। विभाग अध्यक्ष तो होता है वो भेजेगा, ठीक है, सरकारी कर्मचारी के लिए। लेकिन अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी, सॉरी कर्मचारी वर्ड यहाँ पे लिखा लेकिन अफसर होते हैं वो, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अफसर है अगर उनसे संबंधित ऐसी कोई सिचुएशन है कि एक सप्ताह से ज्यादा कोई अब्सेंट रह जाए, तो उसका कार्यालय अध्यक्ष है वो विभाग अध्यक्ष के थ्रू अपनी टिप्पणी लिखते हुए प्रशासनिक विभाग को भेजेगा। प्रशासनिक क्या होता है? जहां पे एसीएस लेवल की बात हो जाती है वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज इसकी रूल नंबर 7 के अनुसार ये जिम्मेदारी बढ़ती है। अब है जी निरसन और व्यावृत्ति, इसमें बस यही पंजाब सर्विस रूल का बताया गया है भाई। अब उनका तो मुझे पता नहीं क्या है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पढ़ा नहीं कभी, पंजाब सिविल सर्विस रूल, बस उसका बताया हुआ नियमों के परम से ठीक पूर्व लागू नियम के अनुकूल ये बताए गए, बस इसका कुछ खास है नहीं। अब है जी इसमें अध्याय नंबर 2 परिभाषा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका। तो मैं इस वीडियो में पहला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपका अगला चैप्टर चलेगा अगली वीडियो में। यहां से आप बड़ी ध्यान से देखना, परिभाषा या अध्याय नंबर 2 डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का मतलब अब आप देखो कई बार होता है इस चीज के ऊपर रोड़ा ऑफिस में, सीधी बता रहा हूं क्या, आकस्मिक अवकाश। अब रूल नंबर 9 का सब क्लोज 1, ठीक है, कै का सब क्लोज 1 है, रूल नंबर 9 का क्लोज ए उसका सब क्लोज 1। आकस्मिक अवकाश का मतलब क्या है? उसका मतलब है अवकाश जो किसी सरकारी कर्मचारी को अप्रत्याशित या अवसरित प्राधिकार अनुपस्थिति के लिए प्रदान किया गया है। आकस्मिक अवकाश के दौरान सरकारी कर्मचारी सभी प्रयोजन हेतु ड्यूटी पर समझा जाएगा बशर्ते अवकाश सक्षम प्राधिकारी जो भी होता है, मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, द्वारा स्वीकृत किया गया हो। मतलब कि कोई बंदा बिना अपने कंपिटेंट अथॉरिटी के एकदम से अनुपस्थित हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए कि उसको आकस्मिक एकदम से छुट्टी लेनी पड़ जाए,
तो उस अवकाश को ड्यूटी पर ही समझा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उसको आकस्मिक अवकाश के रूप में माने। ठीक है जी, आकस्मिक अवकाश ये चीज होती है। अब देखो इसका सब क्लोज दो। आकस्मिक अवकाश को आप जानते हो वैसे, तो फिर बताता हूँ। कैजुअल लीव जिसको कहते हैं वो है, अब हिंदी में थोड़ा लगेगा क्या है, कैजुअल लीव। ठीक है, जो आपको साल में 10 मिलती है, 15 मिलती है, 20 मिलती है, वो अलग अलग मिलती है, वो बताऊंगा इसी अवकाश वाली वीडियो में, मतलब इसमें नहीं, जब ये वीडियो कंटिन्यू चलेगी तो वो चीज आपको पता चल जाएगी किसको कितनी मिलती है। दूसरा है जी बालक दत्तक ग्रहण अवकाश, यानी कि बच्चे को जब गोद लेते हैं, जब बच्चे को गोद लेते हैं उसका अवकाश। किसी बालक के विधि दत्तक ग्रहण पर किसी महिला सरकारी कर्मचारी को अनुदेय अवकाश। मतलब जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं ऑफिशियली तरीके से, कानूनी तरीके से, विधिक मतलब कानूनी तरीके से अगर लेते हैं, तो महिला सरकारी कर्मचारी को यह अवकाश दिया जाता है। अभी सिर्फ डेफिनेशन है, कितना मिलता है कैसे मिलता है वो आगे पता चलेगा। ठीक है जी, मिलता किसको, केवल फीमेल कर्मचारी को। तीसरा बालक देखरेख अवकाश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चाइल्ड केयर लीव। उससे अभिप्राय क्या है कि 18 वर्ष की आयु तक, यानी कि जब बच्चा आपका 18 साल का हो उससे पहले, उसके 2 बड़े जीवित बालकों की देखरेख करने के लिए संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष अर्थात 730 दिन की अवधि के लिए महिला सरकारी कर्मचारी को अनुदेय अवकाश। मतलब जब एक फीमेल इंप्लॉई को, अगर उसके एक बच्चा है तो मिलेगी 1 साल की, 2 है तो मिलेगी उसको 2 साल की, 3 है तो भी 2 साल, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनको मिल सकती है ये। लेकिन अगर ध्यान देना, अगर पहला बच्चा सिंगल हुआ लेकिन जब प्रेगनेंसी थी तो उसमें अगर ट्विंस हो जाता है, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उन दोनों के लिए मिलेगा। समझ गए, वो फिर दोनों गिने जाएंगे उसमें, इस तरीके से होता है। लेकिन मिलेगी वो जब भी 2 ही साल की। वो कुछ चीजों में माना जाता है, तीसरा 2 में काउंट होता है, जो जैसे एजुकेशन अलाउंस लेना हो, लेकिन इसमें 2 ही साल की मिलेगी, फीमेल कर्मचारी को मिलती है। चौथा आपका है ये, हाँ, परिवर्तित अवकाश। परिवर्तित मतलब किसी चीज को बदलना, परिवर्तन करना। अब परिवर्तित अवकाश से क्या अभिप्राय है, चिकित्सा आधार पर या लोक हित में तकनीकी या वैज्ञानिक अध्ययनों के उच्चतर पाठ्यक्रम जारी करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को अर्ध वेतन के बदले अनुदेय अवकाश, परिवर्तित अवकाश का दुगुना अर्ध वेतन खाते में संकलित किया जाता है। मतलब कि आपने जब कोई स्टडी करनी है, उच्चतर पाठ्यक्रम करना है, या चिकित्सा आधार पर कुछ है, जो मेडिकल आप बोलते हो, लीव लेते हो, वो यही चीज होती है। क्या आपको ने देखा होगा इंट्रा हरियाणा पे आपकी मैं हाफ पे लीव होती है, हाफ पे। तो जब आप अवकाश लेते हो ना, ये वाला चिकित्सा अवकाश या आपको मैं स्टडी लीव वगैरह लेनी है, तो उस हाफ पे को अगर आप एक दिन मानोगे तो 2 छुट्टी कटेंगी, यानी कि एक हाफ पे का मतलब है आधा दिन की छुट्टी। तो वही बताया गया है कि परिवर्तित कैसे करते हो उसको, यानी कि दुगुना अर्ध वेतन अवकाश में विकलित किया जाएगा, एक दिन के बदले। एक दिन की छुट्टी लोगे तो 2 अवकाश कटेंगे, बस ये है। पांचवा है चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के प्रायोजन हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से अभिप्राय है। यानी कि जब आप मेडिकल के ऊपर कोई अवकाश लेते हो तो डिपार्टमेंट कहता है मेडिकल लेके आओ, किससे, कोई कंपिटेंट मेडिकल ऑफिसर से। तो उस कंपिटेंट मेडिकल ऑफिसर का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि किसी भी अस्पताल में गए करवा लाए, नहीं। इसका मतलब है किसी सरकारी अस्पताल, औषधालय अथवा चिकित्सा उपचार के प्रायोजन है तो हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निजी अस्पताल का कोई चिकित्सक जो चिकित्सा अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो। प्राइवेट का चलेगा, लेकिन किसका चलेगा, जो हरियाणा सरकार से अनुमोदित है, जिसको मान्यता मिली है एक तरीके से। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो जहां तक मेरा समझना है, तो जो पैनल के हॉस्पिटल है वहां से भी इसका बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसका चिकित्सा अधिकारी की पदवी से कम का ना हो, यानी कि मेडिकल ऑफिसर जो होता है, एक आपने देखा होगा एमओ की भर्ती आती है, एसएमओ होता है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, एमओ होते हैं, उससे कम की पदवी का नहीं होना चाहिए। इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सरकारी अस्पताल, औषधालय सब इसमें माने जाएंगे। गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त इसमें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय भी शामिल है। यानी कि जब कोई क्या बोलते हैं, नॉन गजेटेड जो कर्मचारी होते हैं, अगर उनका है तो फिर पंजीकृत चिकित्सा अगर कोई व्यवसायी है तो वो भी इसमें शामिल रहता है, उसका भी चल जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट आपको मेडिकल सरकारी से भी बनवाने के लिए कह सकता है, इसका ध्यान रखना। रूल नंबर 6, अर्ध वेतन अवकाश प्रायोजन हेतु सेवा के पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष निरंतर सेवा से क्या अभिप्राय है।
मतलब अगर आपने अर्ध वेतन अवकाश के लिए आप 1 साल का पूर्ण वर्ष, या ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भाई, हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी निर्दिष्ट अवधि की निरंतर सेवा जिसमें असाधारण अवकाश सहित अवकाश या ड्यूटी के रूप में समझी गई सेवा भी शामिल है। असाधारण अवकाश क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो भी मानी जाएगी ड्यूटी के ऊपर। ठीक है जी। तो वो इसका अर्ध वेतन के अवकाश, जब यानी कि जो अर्ध वेतन आपको मिलता है ना, हाफ पे लीव जो आपकी जुड़ती है, वो हाफ पे लीव उस टाइम भी जुड़ेगी जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूप में होंगे। ठीक है, उस टाइम भी आपको हाफ पे लीव मिलती रहेगी टाइम के अनुसार। जैसे आपको मिलती है 1 साल में 20, शायद 20 मिलती है, तो अगर आप मान लो 6 महीने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चले गए तो भी आपको वो 20 में से मतलब 6 तो वो मिलेगी, 10 तो मिलेगी 6 महीने की। ऐसा नहीं कि आप छुट्टी पे थे तो आपको वो नहीं मिलेगी, वो मिलेगी, जुड़ती रहेगी। अर्जित अवकाश का मतलब है ड्यूटी करने के बदले में कोई अवकाश मिलना, जैसे जिसको हम बोलते हैं ईएल। इसका मतलब है ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के संबंध में हर 24 दिन में एक ईएल मिलती है आपको, 24 दिन में। ठीक है जी। तो साल में आप हिसाब लगा सकते हो कितनी मिलेगी, 15 मिलती है, जहां 15 मिलती है शायद ईएल तो। हाँ, अब है जी अगला 8वां, अवकाश नकदीकरण हेतु परिलाभ। मतलब कि आपने नकदीकरण कैश करना उस चीज को, उसका मतलब क्या है? वास्तविक या अप्रयोग मूलक मूल वेतन जो भी अंतिम नियत या पुनः नियत किया गया हो, या महंगाई भत्ते के अकॉर्डिंग, या फिर उच्चतर काल वेतन के बदले विशेष वेतन। ठीक है जी। और व्यय वेतन यदि कोई हो, डॉक्टर पशु चिकित्सकों को गैर व्यवसाय भत्ता मिलता है वो वाला 2,40,000 से दिखना हो। मतलब यही चीज है भाई, उसमें और कुछ खास नहीं है। ये जब आप रिटायरमेंट वगैरह होते हैं तो उसके बारे में कुछ ये डेफिनेशन बताई गई इसकी कि अवकाश नकदीकरण हेतु परिलाभ क्या क्या होते हैं। असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसका मतलब है अवकाश जिसके दौरान एक ही समय पर लिए गए अवकाश की अवधि प्रथम 180 दिनों तक आवास किराए भत्ता के सिवाय कोई अवकाश वेतन अनुदेय नहीं होगा। मतलब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हो ना, तो आपको पहले 180 दिन यानी कि लगभग 6 महीने के लिए, जो शुरुआत के 6 महीने हैं, तब आपको सिर्फ एचआरए मिलेगा और कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि जिसको विदाउट पे बोल देते हो, वो यही चीज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। लेकिन पहले 6 महीने में आपको जो आपका एचआरए है वो मिलता रहेगा, उसके बाद आपको वो भी नहीं मिलेगा। अगर आपने 1 साल का ले लिया ईओएल एक्स्ट्रा लीव, तो आपको 6 महीने तो मिलेगा ये भत्ता, वरना उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। बस ये चीज इसमें बताई गई है। आगे, अर्ध वेतन अवकाश का मतलब क्या है? जो नियमित आधार पर कार्य करे किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा के पूरे वर्ष के संबंध में अनुदेय अर्जित अवकाश। मतलब जो हाफ पे लीव होती है वो चीज है कि पूरी साल में आपको उसके बदले में मिलेगी। मिशन अध्यक्ष से अभिप्राय है ये अपने काम की चीज है नहीं। ठीक है, वो राजदूत वगैरह या ये चीज होती है उच्चायुक्त, उनके लिए होता है अगर वो पाठ्यक्रम लेता है तो। अच्छा, अस्पताल अवकाश, एक हॉस्पिटल लीव होती है, इंट्रा हरियाणा पर चेक की हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो, मेडिकल लीव और हॉस्पिटल लीव अलग अलग है, दोनों चीजें ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियों में खतरनाक मशीनरी, विस्फोट सामग्री, जहरीली औषधि का रखरखाव अथवा खतरनाक रसायन कार्य करना शामिल है, अगर उनको कोई बीमारी या चोट लगती है तो चिकित्सा उपचार अवधि के लिए उसको अनुदेय अवकाश की किस्म बशर्ते ऐसी बीमारी या चोट उसको यह अवकाश दिया जाएगा। यानी कि केवल वो कर्मचारी हॉस्पिटल लीव लेने के लिए एलिजिबल हैं जिनकी ड्यूटी ये इस तरह की खतरनाक चीजों में लगी हुई है। ठीक है जी, कोई खतरनाक मशीनरी हो, कोई विस्फोट सामग्री हो, या जहरीली औषधि का काम वो रख रखाव करता हो, इस तरह का अगर कोई कार्य है और उस काम को करते हुए कोई चोट लग जाती है, उस टाइम पे आपको ये हॉस्पिटल अवकाश मिलेगा। अवकाश नकदीकरण, वो ऊपर तो था उसका परिलाभ, अब है वो ये अवकाश को नकदीकरण। वो चीज बताई गई है कि आप छुट्टी जब आप लास्ट में जो आपको मिलती 300 के बदले में जो पैसा, वही चीज इसमें बताई गई है कि समय समय पर विहित दिनों की संख्या तक, अभी आज के टाइम में 300 दिन की छुट्टी का पैसा मिलता है, बढ़ भी सकता है, आगे घट भी सकता है। तो उपभोग न किए जाने वाले अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान, जो सरकारी कर्मचारी को या मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार को उसकी सेवा समाप्ति पर अनुज्ञात है, किंतु सेवा से हटाने पर या उसका एक तरीके से इसको बोल देते हैं सस्पेंशन होता है शायद, या पता नहीं, निलंब बर्खास्त करना, ऐसा केस है अगर बर्खास्त करने वाला तो नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल सेवा की समाप्ति रिटायरमेंट है तो मिलेगा। ठीक है जी। तो ये होता है अवकाश नकदीकरण। अदेय अवकाश,
अभी अदेय अवकाश क्या होता है, इसको तो भाई हिंदी में तो मुझे भी गड़बड़ हो जाएगी, इंग्लिश में देखता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है भाई अनपेड लीव, इसको पढ़ने से पता चल जाएगा आगे। यानी कि जब कर्मचारी के पास अर्ध वेतन अग्रिम पर, मतलब उसको पहले, मतलब उसके खाते में कुछ नहीं बच रहा, उसके पास कोई अर्जित अवकाश नहीं बच रहा, ना ही उसके पास हाफ पे लीव बच रही, तो उसको एडवांस में अर्ध वेतन अवकाश दिया जाता है। हाफ पे लीव उसको एडवांस में दी जाती है, और बाद में फिर जब अर्जित होती है ना उसको हाफ पे लीव, जब उसमें से कट जाती है। मान लो किसी के पास ना ईएल बची ना हाफ पे लीव बची, लेकिन उसको जरूरत है 40 हाफ पे लीव की, मतलब कि 20 दिन की कंप्लीट छुट्टी चाहिए उसको, तो उसको 40 अनपेड लीव देने का प्रावधान है। ये काम की चीज है आपकी, अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं है और आपको चाहिए हाफ पे लीव, तो उसको ये एडवांस में दी जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी इसमें सिर्फ अभी डेफिनेशन है, आगे पता चलेगा कोई लिमिट होगी तो उसको एडवांस में ये हाफ पे लीव दी जा सकती है। बाद में उसके जब वो नौकरी करने आएगा, जब वो उसको अर्जित में मिलेगी छुट्टी, अर्धवेतन अवकाश उसको मिलता रहेगा, तो फिर ये घटा दी जाएगी बाद में। ये चीज है अनपेड लीव बोलते हैं इसको। अच्छा जी, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश, रिटायरमेंट से पहले अवकाश, ये क्या होता है, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा में उसकी सेवानिवृत्ति के दिन तक सहित अंतिम भोग अवधि का लिया गया 180 दिन का अर्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश। अगर उसके पास जुड़ा हुआ है तो रिटायरमेंट से पहले वो 6 महीने की छुट्टी लगातार ले सकता है, उसको कहते हैं रिटायरमेंट से पूर्व अवकाश। अवकाश वेतन का मतलब है सरकारी कर्मचारी पर जो अवकाश की अवधि के बदले में जो उसको राशि या भुगतान उसको किया गया, वो होता है अवकाश वेतन। जैसे हाफ पे लीव, अवकाश मिलता है आपको तो अवकाश वेतन बोलते हैं उसको। अवकाश से अभिप्राय क्या है, यानी कि छुट्टी का मतलब क्या है वो समझो। कंपिटेंट अथॉरिटी की उचित अनुमति से ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि, इसका मतलब होता है ये, यानी कि आपकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसकी परमिशन से ड्यूटी पर ना आना, छुट्टी लेना, वो होता है अवकाश। अनुमति से लिखकर ध्यान देना भाई। इसमें अर्जित अवकाश मिलेगा, अर्धवेतन अवकाश, असाधारण अवकाश, परिवर्तित अवकाश, अधेय, टर्मिनल अवकाश, प्रसूति, मैटरनिटी लीव जो बोलते हैं, बालक दत्तक ग्रहण जो अडोप्ट करते हैं बच्चों को, अडोप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, हॉस्पिटल लीव, और स्पेशल इसको ऐसा था, मतलब हैंडीकैप अलाउंस ऐसा कुछ होता है, और स्टडी लीव, या जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा अवकाश में घोषित की गई कोई और भी प्रकृति वो हो सकती है, वो सारी चीजें अवकाश में मानी जाएंगी। इसमें देखो अब एक चीज ध्यान दी, इसमें आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश और संगरोध अवकाश शामिल नहीं है। मतलब जो कैजुअल लीव होती है ना, वो अवकाश नहीं माना जाता। कैजुअल लीव का मतलब यही होता है कि एकदम से मुझे जरूरत पड़ी और मैंने छुट्टी कर ली बिना अनुमति लिए, बाद में उसकी अनुमति मिलती रहेगी। इसका दोनों में फर्क है कि अवकाश और उसमें फर्क क्या होता है। सीएल कोई अवकाश नहीं है, वो एक अलग चीज है। अवकाश का मतलब होता है अनुमति लेने के बाद जो चीज मिले वो अवकाश होती है। इसमें ये तीन चीज नहीं आएंगी। ठीक है जी, चलो 38वां है, सॉरी 18 है, अर्जित अवकाश की संगणना के सेवा काल से अभिप्राय है। यानी कि अर्जित अवकाश का सेवा काल का मतलब है टोटल उसकी जो निरंतर सेवा जो होती है। ठीक है जी, अवरोध की अवधि अगर कोई हो जाती बीच में, छटनी वगैरह या साधारण अवकाश के कारण, वो भी जुड़ेगी। उसकी जो निरंतर सेवा है यानी कि कंटिन्यू सर्विस है, उसमें जो अर्जित अवकाश होता है वो चीज होती है सेवा काल का मतलब। प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव होता है, 6 महीने की मिलती है सरकारी महिला कर्मचारी को जब वो प्रेग्नेंट होती है। यह गर्भपात सहित गर्भस्राव की दशा में 45 दिन की अवधि के लिए अनुदेय है, किंतु आकस्मिक गर्भपात में नहीं। लेकिन ये मान लो अगर कोई फीमेल कर्मचारी का अबॉर्शन हो जाता है तो भी उसको 45 दिन की तो तब भी मिलेगी। डिलीवरी हो जाती है तो 6 महीने का, उस टाइप से होता है कुछ ये। ठीक है जी, तो मैटरनिटी लीव ये चीज होती है। आंशिक गर्भपात नहीं इसमें काउंट होगा। अब आंशिक क्या होता है मुझे नहीं पता। संगरोध अवकाश, अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई मतलब कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य कोई संक्रामक रोग से ग्रस्त हो जाए, कोई ऐसा हो जो फैलता हो, ध्यान देना, कोई ऐसा रोग जो फैलता हो, अगर उसके सरकारी कर्मचारी को या उसके परिवार में किसी को हो जाता है, तो उस दौरान उसको ये कहा जाता है भाई आप अपने घर रहो, उस अवधि को संक्रामक रोग अवकाश कहा जाता है और वो ड्यूटी पर माना जाएगा। तो ऐसा कोई रोग होता है तो आप ये संगरोग अवकाश भी ले सकते हो। ठीक है जी,
बस इसमें दो तीन चीज जो रह गई। एक है जी विशेष असक्तता अवकाश। इसका मतलब है जो सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, किसको, सरकारी कर्मचारी को सम्यक रूप से करने के कारण या अपनी सरकारी हैसियत के अनुसार कुछ वजह चोटी असक्त हो जाता है। मतलब कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने ड्यूटी पर काम करते हुए, ठीक है, कोई उसको चोट लग जाती है ऐसी कि वो अशक्त हो जाए, अशक्त मतलब काम करने के उसमें ना रहे, तो उसको ये वाला अवकाश दिया जाता है, विशेष अशक्तता अवकाश। ये सब कितने कितने मिलते हैं ना वो आगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन है, उसका मतलब क्या होता है। स्टडी लीव, इसका मतलब आपको वो बताया था ऊपर, तकनीकी या वैज्ञानिक या फिर आपकी लोकहित में कोई ऐसा कोर्स है जिसका सीधा संबंध आपके कार्य क्षेत्र से हो या उसे समर्थ बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी को मिलता हो, कि भाई ये कोर्स कर लेगा तो ये और अच्छा इस डिपार्टमेंट के लिए कामयाब हो जाएगा, उस टाइप से, तो स्टडी लीव उसको मिलती है। इसका अभिप्राय स्टडी लीव का ये है। सेवांत अवकाश, सेवा के अंत का अवकाश, मतलब उसका अभिप्राय है जिसकी सेवाएं पद की समाप्ति के कारण समाप्त की गई हो, तो उसको देय अर्जित अवकाश या अर्धावकाश अवकाश, सेवा की अंत का अवकाश, यानी कि उसका पद ही समाप्त कर दे कोई डिपार्टमेंट, उस टाइप से। लंबी छुट्टी का अभिप्राय है कि अपने कंप्यूटर अथॉरिटी द्वारा कुछ जो शर्त है उसके अधीन कोई सरकारी कर्मचारी लंबी छुट्टी लेने के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित होने के लिए ज्ञात किया जाता है, अनुज्ञात किया जाता है, और जब तक उसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता, मतलब कि जब तक सिचुएशन उसके प्रतिकूल ना हो तो लंबी की छुट्टी के रूप में गिना जाएगा, और छुट्टी के रूप में नहीं, यानी कि उसको लंबी छुट्टी को ड्यूटी माना जाएगा, छुट्टी नहीं मानी जाएगी उसकी। ठीक है, ये होती है लंबी छुट्टी। ठीक है जी, तो ये है भाई इसकी डेफिनेशन। अब आगे अगले वीडियो में बताऊंगा चैप्टर 3। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने करवा दिए कंप्लीट, रूल नंबर 9 करवा दिए। तो आगे जो होगा देखते रहो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में 14,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। थैंक यू।